रमज़ान मुबारक के पहले जुमे के मौके पर शहर के तमाम मसाजिद में बड़े इज्तिमा देखे गए। चिलचिलाती धूप और शदीद गर्मी के बावजूद सैकड़ों मुसल्लियों ने मसाजिद के सहन और सड़कों पर तक नमाज अदा की। तारीखी मक्का मस्जिद में मुसल्लियों की तादाद मामूल से कहीं ज़्यादा थी। खतीब व इमाम हाफिज़ रिजवान कुरैशी ने खुतबा दिया और इमामत की। मस्जिद बाग़यामा, मस्जिद चौक, मस्जिद अफजलगंज, मस्जिद मालाकुंटा, मस्जिद आमिरा, जमा मस्जिद मल्लपल्ली, मस्जिद अजीज़िया, मस्जिद आमिरा और मस्जिद आलिया गन फाउंड्री वगैरह में भी भारी इज्तिमा देखे गए। पुलिस ने मक्का मस्जिद और उसके अतराफ अकनाफ के इलाके के अलावा दीगर मसाजिद के पास भी सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए थे। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने प्रोटोकॉल से महरूम रखते हुए जानबूझकर तौहीन करने का रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की ज़रिए क़यादत TRS हुकूमत गवर्नर का एहतराम नहीं कर रही है। गवर्नर ने कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजभवन का ताल्लुक़ किसी भी शख्स या पार्टी से नहीं है। गवर्नर ने कहा कि तमाम सियासी जमातों के मुंतखब नुमाइंदों को राजभवन में होने वाली उगादी की तकारीब में शिरकत की दावत दी गई थी, ताहम इस प्रोग्राम से दूरी इख्तियार करते हुए हुक्मरान जमात के कायदीन ने उनकी तौहीन की है। वज़ीर IT तारक रामाराव ने धान की ख़रीदारी के मसले पर रियासत से नामुनासिब रवैया इख्तियार करने का मरकज़ पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने कहा था कि रॉ राइस और बॉइल्ड राइस की ख़रीदारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल को सारी दुनिया अप्रैल फूल मनाती है। हमारे मुल्क में अच्छे दिन दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को पार्लियामेंट में गोयल ने कहा था कि आप लोग नासमझ हैं। उन्होंने पूछा कि कौन नासमझ है। रियासती वज़ीर ने झूठ बोलने का पीयूष गोयल पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की जानिब से एक बात की जाती है तो रियासती बीजेपी की जानिब से दूसरी बात यहाँ पर की जाती है। మార్చిలో పీయూష్ గోయల్ గారు చేతులు ఎత్తేసిండు. ఒక్కసారి ఆయన ప్రకటన చూపెట్టండి. ఆయన పార్లమెంట్ లో మాట్లాడింది చూపెట్టండి. इसके फॉर्म में जो क्वालिटी स्पेसिफिकेशन है उसके तहत आप जितनी क्वांटिटी सरप्लस से देंगे केंद्र सरकार उसको खरीदेगी। हाँ, अगर कोई चूज करे कि समझना ही नहीं है तो ना समझ के बारे में तो मेरे पास कोई इलाज नहीं। ఏమంటాడు ఆయన? ఆయన డిసెంబర్ 1, 2021 నాడేమో కిషన్ రెడ్డి మీరు ఇప్పుడు బియ్యం ఇచ్చినా కొంటాం, మామూలు బియ్యం ఇచ్చినా కొంటాం, రా రైస్ కొంటాం, బాయిల్డ్ రైస్ కొంటామని కిషన్ రెడ్డి అంటాడు. ఇగో ఏప్రిల్ 1, 2022 ఏప్రిల్ 1 అంటే ఎరికేనా? ఏప్రిల్ ఫూల్ అనేది వెస్టర్న్ కల్చర్. ఫూల్స్ డే అంటే వెస్టర్న్ కల్చర్. మన దేశంలో దానికి కొత్త పేరు పెట్టిరు. దానికి అచ్చే దిన్ దివస్, అచ్చే దిన్ ఆయంగే అని చెప్పిండు కదా మోడీ. మొత్తం దేశమంతా ఉల్లు బనాయించిండు కదా. అందుకే ఏప్రిల్ 1 ఇప్పుడు కొత్తగా మన పిల్లగాళ్ళందరూ అచ్చే దిన్ దివస్ అని పిలుస్తారు. ఇగో అచ్చే దిన్ దివస్ రోజు పార్లమెంట్లో పీయూష్ గోయల్ ఏం చెప్పిండంటే మీకు తెలివి లేకపోతే నేనేం చేయలేను. నేను మొదల నుంచి చెప్పినా ఆప్ లోగ్ నా సమజ్ హో, నేను మొదల నుంచి చెప్తున్నా ఇప్పుడు బియ్యం కొనమని చెప్తున్నా అని ఆయన ఖుల్లా చెప్తాడు. మరి ఇవాళ నేను అడుగుతున్నా పీయూష్ గోయల్ని, ఎవరు నా సమజ్, कौन ना समझ है? आपके जो यहाँ के मंत्री है किशन रेड्डी, वो ना समझ है कि आपके जो राष्ट्र पार्टी के अध्यक्ष है इस राज्य के, तेलंगाना राज्य के बंडी संजय कुमार, क्या वो ना समझ है कि तेलंगाना के किसान ना समझ है कि हमारे तेलंगाना की हुकूमत जो है, तेलंगाना की सरकार जो है, हम ना समझ है? कौन ना समझ है? అయినా నీకు ఎంత బలుపు ఆయనకు నాకు అర్థం కాదు. ఈ పీయూష్ గోయల్ అంటే ఆయనకు మొత్తం తప్పు వాళ్ళు చేసి, రెచ్చగొట్టుడంతా వాళ్ళు చేసి, గల్లీలో ఒక మాట, ఇక్కడ ఢిల్లీలో ఒక మాట మాట్లాడి, ఢిల్లీ బీజేపీ ఒక మాట మాట్లాడి, ఇక్కడ ఉండే సిల్లీ బీజేపీ ఇంకొక మాట మాట్లాడి, లేని ఆవేశాన్ని, లేని అనవసర అయోమయాన్ని రైతుల్లో పుట్టించింది మీరు. మళ్ళీ ఇవాళ బయటకు వచ్చి నా సమజ్ అని మాట్లాడతాడు. ఎంత బలుపు, ఎంత కండకౌరవం నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఎవలది నా సమజ్, ఎవలది తెలివి తక్కువతనం? నీ కేంద్ర ప్రభుత్వానిదా లేక తెలంగాణ రైతులదా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఇంకొక మాట కూడా నేను అడుగుతా ఉన్నా. నా తెలంగాణ సమాజాన్ని నా సమజ్ అన్న పీయూష్ గోయల్ గారు, నీ అంతు చూసేదాకా, నీ ప్రభుత్వం అంతు చూసేదాకా నిన్ను తరిమి తరిమి కొట్టడం ఖాయం. తెలంగాణ ప్రజలను నూకలు తినమంటావు నువ్వు. తెలంగాణ ప్రజలను నూకలు తినిపోండి మీరు నేర్పియండి మీ ప్రజలకంటావా? అసొంటి నూకలు తినమన్న పార్టీకి
తోకలు గత్రిద్దామా వద్దా ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించమని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా. నూకలు తినమని చెప్తున్న భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులని వాళ్ళకి తెలంగాణలో నూకలు లేకుండా చేద్దామా లేదా ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించమని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఇప్పుడిప్పుడే తెలంగాణ పచ్చబడి ముందుకు పోతుంటే, ఇప్పుడిప్పుడే బ్రహ్మాండంగా మనం ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో కూడా సన్న బియ్యం పెడుతుంటే వాడు నూకలు తినమంటాడు. నూకలు ఇదా మనం కోరుకున్నది? ఇదేనా మనం ఆశించింది కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి? ఇక నోటికొచ్చినట్టు అడ్డగోలు మాటలు. ఒక ఆయనేమో నేను కొనిపిస్తా అంటాడు, పైన మోడీ ఇక్కడ బోడీ మేమున్నాం మేము చూసుకుంటాం అంటాడు. మళ్ళీ ఈయననేమో అచ్చే దిన్ దివస్ రోజు మొత్తం మనందరినీ పిచ్చోళం చేసుకుంటా నా సమజ్కోమై కూర్చుని బోల్ సక్తా అంటాడు. గిది వీళ్ళ బతుకు, గిది వీళ్ళ బండారం. वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि सनती नुमाइश में 14 अप्रैल तक तोसी की गई है और बेहतरीन स्टॉल्स पर इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना की वजह से नुमाइश में ताख़ीर हुई। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले साल नुमाइश के बेहतर से बेहतर इंतज़ामात होंगे और ताजरीन का बेहतर कारोबार होगा। उन्होंने नुमाइश सोसाइटी के ज़िम्मेदारों को इंतज़ामात पर मुबारकबाद भी पेश की। एग्जीबिशन सोसाइटी की तरफ से प्रोग्राम रखा गया था, एग्जीबिशन को और कुछ एक्सटेंशन दिया गया है। 14 तक एग्जीबिशन चलेगी, अप्रैल तक। पर आज एक प्रोग्राम रखकर जो इतने स्टॉल्स लोग लगाए हैं उसमें बेस्ट प्राइजेस किसको देना चाहिए, काफ़ी लोगों को प्राइज़ दिया। इस मरतबा हमें भी दुखद, क्योंकि कोरोना की वजह से एग्जीबिशन बार बार डिले होती है और बाद में जो 45 डेज कंप्लीट किए गए। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल बहुत अच्छा एग्जीबिशन में अच्छे इंतजाम रहेंगे और जो बिज़नेस करने आते हैं उनका अच्छा बिजनेस भी चलेगा। इस मरतबा थोड़ा रश कम रहा है, इसके कई वजूहत हैं। मैं एग्जीबिशन सोसाइटी वालों को बहुत घरों से मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने काफ़ी मेहनत की, बहुत अच्छे इंतजाम किए। और एग्जीबिशन सोसाइटी की ख़ास बात यह है कि जो इनकम आती है वो एजुकेशन पर लगाया जाता है। आज यहाँ तकरीबन 19 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलते हैं और उसमें ख़ास तौर से 70% वुमेंस पढ़ते हैं, गर्ल्स पढ़ते हैं। तो गर्ल्स को तालीम देना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और ये एग्जीबिशन सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं ऑल आर ग्रेजुएट्स, उस्मान यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं, तो रिटायर्ड लोग हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। और एग्जीबिशन में इस मरतबा इंतजाम के लिए इन लोगों ने बड़ी जद्दोजहद की है और हमेशा भी करते रहते हैं। और इस साल काम ज़रूर एग्जीबिशन चलिए, अच्छी चलिए, बस जैसा चलना चाहिए था नहीं चलिए। मैं आइंदा साल इंशाल्लाह बहुत अच्छे इंतजाम की जाएंगे, अच्छी पब्लिसिटी की जाएगी। एग्जीबिशन नेक्स्ट टाइम यही लोग आते हैं क्योंकि अच्छा बिजनेस होने के लिए जो भी हो सकते हैं हुकूमत की तरफ से और एग्जीबिशन सोसाइटी की तरफ से। सर आवाम की तरफ से तो एग्जीबिशन का काफ़ी इंतज़ार रह रहा है, एग्जीबिशन कब शुरू होती है। फिर लास्ट टाइम भी 2 साल बंद हुई थी, उससे पहले एग्जीबिशन बढ़ाते थे 10 दिन 15 दिन, अब के कोई चांस है नहीं? काफ़ी बड़ा है ना, बड़ा है। 14 तक तो डेट था उसका 45 डेज का, उसके आगे भी बढ़ा नहीं 14 तक डेट 45 डेज़ का रहता नहीं। आप आवाम की तरफ से मैं जवाब दे दूँ, आवाम को देते आया हूँ। फिर से 6 बजे साहब का वो है प्रोग्राम रमज़ान में जो बाजार के ऊपर उसके ऊपर रमज़ान जो है जो लोग ज़रूरी है खाने पीने के लिए या वो भी मतलब शॉपिंग के लिए आप इन टाइम जाके करिए। हम लोग तो इजाज़त दिए हैं, लैंड ऑर्डर अपने हिसाब से होता है। लैंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट जहाँ जहाँ जो इंतजाम करती है उनके लिए सख्त इंतजाम करना पड़ता है। मगर आवाम से अपील करते हैं कि रमज़ान शरीफ की मुबारक, जितना चाहे आप शॉपिंग कीजिए, जितना चाहे। पुलिस की तरफ से सख्ती भी देखी जा रही है। डेफिनेट गलती करेंगे तो सख्ती करेगी। पुलिस डिपार्टमेंट का लैंड ऑर्डर कंट्रोल करना है, आपके हाथ में नहीं है, पब्लिक के हाथ में नहीं है। अगर लैंड ऑर्डर ख़राब हुआ तो परेशानी आपको होती है। हमारा काम है हिंदुस्तान में नंबर 1 लैंड ऑर्डर तेलंगाना स्टेट और हैदराबाद का है, इसको कायम रखना। थैंक यू। एग्जीबिशन सोसाइटी वालों ने बड़ी कोशिश की। मैं तमाम खासतौर से मैं सेक्रेटरी साहब को, जॉइंट सेक्रेटरी साहब को, तमाम मेंबरों को दिल की गहराई से मुबारकबाद। ज़रई यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में वेटरनरी यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन डे तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें ICAR नई दिल्ली के डायरेक्टर जनरल भूपेंद्र नाथ ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। उन्होंने तलबा में गोल्ड मेडल्स तकसीम किए। इस मौके पर तकरीब से गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने वर्चुअल तरीक़ेकार के तहत खिताब किया। Registrar and all the university officers, learned faculty, students, staff, media personnel, and ladies and gentlemen, a very good morning to you all. I am delighted to preside over this third convocation
of P.V. Narasimha Rao, Telangana Veterinary University. Named after the intellectual par excellence and the former Prime Minister of this great nation, I hope the ideas and vision of the noble person continue to guide the university. At the outset, I wish to congratulate the graduating students for the successful completion of their academic programs and parents and faculty for their efforts in molding the students. I also wish the graduates a successful career and hope that the nation gets the best out of them. The world at large is very different from the university campus. It throws open a wide variety of opportunities and a number of challenges as well. I believe that most of you will be serving the rural poor and request to show utmost empathy and discharge your duties with commitment. I need not overemphasize the contributions of the animal husbandry and fisheries sectors to the well-being of the nation and the role of graduates in supporting these sectors. The veterinarian has an important role in treating dumb animals and also in animal protection, animal welfare, food safety and public health. Since livestock contributes substantially to the national GDP, the role of veterinarians in strengthening the economy is critical. दयानतदारी और फर्शनासी की खिदमत का सिला ज़रूर मिलता है। आबिद रोड ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से वाबस्ता होमगार्ड अशरफ अली को उस वक्त हैरत हुई जब तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने बाबू जगजीवन राम के मुजस्समे फतेह मैदान के करीब अपनी कार को अचानक रोका और अशरफ अली को गुलदस्ता पेश किया। बताया जाता है कि चीफ जस्टिस हाईकोर्ट अदालत जाने के दौरान रोज़ाना अशरफ अली की खिदमत को देखते हुए बड़े मुतासिर थे। चुनाचे उन्होंने इस होमगार्ड को मुबारकबाद देने और उसकी फर्शनासी की सराहना करने का फैसला किया था। बीजेपी रंगारेड्डी के सदस्य सामा रंगारेड्डी ने कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों में आयुष्मान भारत कार्ड को कबूल करने को लाजमी करार देने की मांग की। मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने रियासत के 26,11,000 अफराद को आयुष्मान भारत स्कीम का मुस्तहिक करार देते हुए उन्हें कार्ड जारी किए। उन्होंने रियासती और मरकजी हुकूमत से कहा कि वो इस स्कीम को पूरी रियासत में लागू करने को यकीनी बनाएं। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली की हिदायत के बावजूद रियासती वक्फ बोर्ड के 300 से ज़्यादा मुलाजमीन अपनी माह मार्च की तनख्वाहों से अब तक महरूम है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि चूंकि अब बोर्ड के सदर का इंतखाब अमल में नहीं आया है और उसकी दस्तखत के बगैर तनख्वाहों की अजराई नहीं हो सकती। वज़ीर दाखिला ने सेक्रेटरी अखिलती उमूर अहमद नदीम को गुज़श्ता हफ्ते फ़ोन पर बातचीत करते हुए दूसरे अक़लियती इदारों से क़र्ज़ हासिल करते हुए तनख्वाहों का इंतज़ाम करने की हिदायत दी थी, लेकिन गुज़श्ता एक हफ्ते के बावजूद वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिली। यहाँ बताना ज़रूरी हुआ कि वज़ीर दाखिला शहर में रोज़ाना मुख्तलिफ़ तकारीब में शिरकत करते हैं, इफ्तार पार्टियाँ अटेंड करते हैं और तो और बाग़यामा की मस्जिद में भी नमाज जुमा के लिए पहुँचे, लेकिन उन्हें कुछ फासले पर वाक़े दफ्तर वक्फ बोर्ड पहुँच कर मुलाजमीन के मसाइल से जानकारी हासिल करने की तौफीक हासिल नहीं हुई। वज़ीर टी हरीश राव ने बंजारा हिल रोड नंबर 12 पर मीरा फर्टिलिटी की ब्रांच का इफ्तिताह किया। गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मीना रेड्डी ने मेहमानों का खैर मकदम किया। आजकल अपने सोसाइटी में इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रहे हैं। आजकल के फास्ट पेस लाइफ और एज आगे बढ़े बाद बच्चों के लिए रेडी होना, अपने खाने में पोल्यूशन, अनेक रीज़न्स के वजह से फर्टिलिटी के इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। ये फर्टिलिटी के इश्यूज़ को एक इनकन्वीनियंस के जैसा नहीं मानना चाहिए, इसको एक डिसीज़ के तरह मान के करेक्ट फर्टिलिटी प्रोफेशनल को कंसल्ट करके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आजकल की एडवांस टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट्स के वजह से अपने को IUI, IVF के जैसा वेरियस ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। आपको जहाँ पे एथिकल और ट्रांसपेरेंट ट्रीटमेंट अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल रहता है, वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट लेने से जल्दी फर्टिलिटी के इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। आज यहाँ पे मीरा फर्टिलिटी के बंजारा हिल्स के ब्रांच को इनॉग्रेट करने के लिए ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर श्री हरीश राव जी आए थे।
इनॉग्रेशन के प्रोग्राम बहुत अच्छे से हुआ। उनके साथ साथ प्रोमिनेंट ऑन्कोलॉजी सर्जन डॉक्टर टी.एस. राव सर और प्रताप रेड्डी सर भी यहाँ पे आके अब हमारे ओकेशन को ग्रेस करे हैं। ये मीरा फर्टिलिटी का सेकंड ब्रांच है। हमारा फर्स्ट ब्रांच संतोष नगर एलबी नगर एरिया में ऑलरेडी है। ये सेकंड ब्रांच है। यहाँ पे फुल फ्लेश्ड फर्टिलिटी सर्विसेज लाइक IVF, IUI, लैप्रोस्कोपी सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दफ्तर और रुकन खानसाद काउंसिल के कविता ने बीजेपी की मरकजी सरकार पर मुखालिफ किसान होने का इल्ज़ाम आयद किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि TRS के एहतजाज के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत पर कोई असर नहीं हुआ। कविता ने कहा कि किसानों से मुताल्लिक़ बिल की वापसी के लिए आवाम ने जिस तरह बीजेपी की हुकूमत के अक़ल को ठिकाने लगाया है, उसी तरह TRS भी अब बीजेपी सरकार के अक़ल को ठिकाने लगाएगी। देखिए, तेलंगाना इस देश में एक डिफरेंट स्टोरी है। तेलंगाना पहले सूखा प्रदेश था। तेलंगाना एक अलग राज्य नहीं था। बड़े जन आंदोलन के बाद अलग राज्य बना। अब पिछले 8 महीने में हमारे नेता KCR साहब के नेतृत्व में अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हुआ, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ और हमने इतने सारे सिंचाई के फैसिलिटीज़ वहाँ पे क्रिएट किए। इसके बाद हमारे यहाँ जो धान का प्रोडक्शन है वो दोगुना हो गया है। तो आज पूरा तेलंगाना का किसान, तकरीबन 61 लाख तेलंगाना के किसान तेलंगाना के सड़कों पे आ गए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार हमारे धान के प्रोक्योरमेंट करने को इनकार कर रहा है। पहले उन्होंने वादा किया था कि पूरा प्रोक्योरमेंट करेंगे, लेकिन अभी बिल्कुल प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा है। तो इसमें तेलंगाना में पहले से आज तक अगर आप देखेंगे तो सिंचाई का पानी हमारे यहाँ हम फ्री देते हैं किसान को। 24 आवर्स क्वालिटी पावर फ्री में देते हैं। 10,000 पर एकड़ हम हमारे फार्मर को सालाना देते हैं। तो ये सारे हमने जब प्रोविज़न किए हैं तब जाके फसल बढ़ी है, फसल दोगुना हुआ है। तो तेलंगाना का जो डेवलपमेंट है अभी केंद्र सरकार के पॉलिसी की वजह से इसमें रुकावट आ सकता है। हमारे किसान पहले मायूस था, लेकिन हमारे इतने सारे स्कीम्स के बाद वो एंकरेज हो गया, फार्मिंग करने लग गया है। लेकिन अब केंद्र सरकार अगर इनकार करेगी धान के प्रोक्योरमेंट करने से तो वापस किसान मायूस हो जाएगा। ये हालत इस देश में अच्छा नहीं है, इस देश के लिए अच्छा नहीं है। तो हमारा सिंसियर ये मांग है केंद्र सरकार से कि जिस तरीके से आप पंजाब में पूरा का पूरा धान का प्रोक्योरमेंट करते हो, सिमिलरली तेलंगाना में भी पूरा का पूरा आप धान प्रोक्योर करिए। पिछले 4 दिन से तेलंगाना का किसान तेलंगाना के सड़कों पे बैठ के आंदोलन कर रहा है। अगर आप उनके भावनाओं के कदर नहीं करोगे तो तेलंगाना का किसान जो आज तेलंगाना में आंदोलन कर रहा है, कल दिल्ली पहुंचेगा, दिल्ली के सड़कों पे बैठेगा, दिल्ली में आंदोलन करेगा। आप तो जानते हैं कि किसान ने इस देश में ये साबित करके दिखाया है, अगर किसान अड़ के दिल्ली के सड़कों पे बैठ जाएगा तो केंद्र सरकार आगे आएगी और किसानों की बात मानेगी। तो एक और बार ऐसे हालात ना पैदा करें, तेलंगाना के किसानों का मांग आप पूरा करें, उनके साथ दें। मैम, ये मांग की जा रही है वो क्या है, क्या चाहते हैं? देखिए, इस देश में FCI क्रिएशन इसलिए हुआ था, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का हमने क्रिएशन इसलिए किया था कि हमारी आबादी बहुत बड़ी है, हमें फूड सिक्योरिटी इस देश में बरकरार रखना है, इसीलिए हमने FCI का क्रिएशन किया था। अगर फूड सिक्योरिटी इस देश का बरकरार रखना है तो हर स्टेट से इक्वली का प्रोक्योर करना चाहिए जो भी अनाज होता है, और उसको स्टोर करके रखने का जिम्मेदारी जो होता है वो केंद्र सरकार का होता है। लेकिन आज केंद्र सरकार उस जिम्मेदारी से मुकर रही है और पूरा का पूरा बोझ राज्य सरकारों पे डाल रही है, बोल रही है कि आप अपने किसानों का ख्याल करो। लेकिन ये तेलंगाना का किसान, पंजाब का किसान, महाराष्ट्र का किसान अलग अलग होता नहीं है। किसान किसान होता है, किसान इस देश का होता है। तो हिंदुस्तान का किसान जहाँ भी जो भी अनाज प्रोड्यूस करता है वो पूरा प्रोक्योरमेंट का कंप्लीट जिम्मेदारी केंद्र सरकार का होता है। तो हमारा मांग ये है कि केंद्र सरकार आगे आए, हमारे किसानों के भावनाओं का कदर करे और धान का पूरा प्रोक्योरमेंट करे। देखिए, जब सवाल 61 लाख किसानों की है, उनकी लाइफ की है, उनकी पूरा अनाज का प्रोक्योरमेंट का इश्यू है, सभी लोग जानते हैं, किसानों के साथ देते हैं। अब जब हम हाईवे जाम करेंगे उसका मतलब है सिर्फ तेलंगाना में ही नहीं, बाकी राज्यों में भी लोगों को पता चलेगा कि तेलंगाना का किसान आंदोलन कर रहा है। फिर वो सोचने लगेंगे कि क्यों आंदोलन कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके के आंदोलन के माध्यम होते हैं, उसमें एक हाईवे जाम का भी है। तो छोटा सा इनकन्वीनियंस मैं मानती हूँ कि हमारे लोग सह लेंगे हमारे किसानों के लिए, लेकिन ये नोटिस केंद्र सरकार कर ले, किसान के आंदोलन का नोटिस केंद्र सरकार कर ले और किसान के साथ दे दे, बस यही हमारी मांग है। रामनवमी
उत्सव समिति के सदर डॉक्टर भगवंत ने बताया कि इतवार 10 अप्रैल को सुबह 11 बजे दिन सीताराम बाग हनुमान व्यायामशाला सुल्तान बाजार शोभा यात्रा निकाली जाएगी। मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते गुज़िश्ता 2 बरस से ये यात्रा मामूली पैमाने पर निकाली गई थी, लेकिन इस बार यात्रा में सैकड़ों अफराद की शिरकत मुतवक्को है। उन्होंने यकीन दिलाया कि यात्रा पुरअमन रहेगी और जुलूस में शामिल लोग पुलिस के साथ भरपूर ताउन करेंगे। इस मौके पर गोविंद राठी जनरल सेक्रेटरी उत्सव समिति भी मौजूद थे। सम्मिलित होते हैं, उसके बाद विधायक उनके पीछे इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार भाग्यनगर में पूरा महात्मा गांधी जो राम राज्य चाहते, राम राज्य का मतलब है किसी प्रकार का क्लेश नहीं है और अकाल नहीं है, सभी लोग आरोग्य सुखी स्वस्थ और अच्छा थे, किसी प्रकार का क्लेश नहीं था। उस प्रकार का वातावरण अपने देश में लाने के लिए, इस देश को विश्व में जगत गुरु के स्थान पर लाने के लिए हम भारत में जन्म लिए हुए हम जात पात पंथ भाषा और राजनीतिक भेदभाव भूलकर हम सब एक है, इस भावना को दर्शाने के लिए रामायण से क्या क्या चीज़ हम सीख सकते हैं, उस प्रकार सीखने के लिए आने वाले पीढ़ी को समझाने के लिए ये उत्सव में कार्यक्रम ले रहे हैं। इसलिए इसको सफल आप सभी भक्तों से अनुरोध करते हैं कि आप इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर हम भी इस देश धर्म के लिए इकट्ठा हुए हैं, इस महायज्ञ में हम भी एक संविदा के रूप में भाग लिए हैं। ऐसा वातावरण निर्माण करने के लिए आप सब लोग सम्मिलित होने के लिए भाग्यनगर श्री रामनवमी उत्सव समिति आपको न्योता देता है। और इसी प्रकार इस शोभा यात्रा में सभी को आकर्षित करने के लिए गायक के रूप में हरियाणा से नरेश साइनी, जिनको जूनियर लक्का कहते हैं, वो गायक भी इस शोभा यात्रा में एक आकर्षक मुख्य केंद्र के रूप में रहेंगे। इसलिए सभी से अनुरोध करते हैं कि इसको सफल बनाने में सभी प्रकार का सहयोग देने का अनुरोध करता है भाग्यनगर श्री रामनवमी उत्सव समिति। जय श्री राम। बिरमलगुड़े में वाक़ डेफिनेशन स्कूल की 10वीं सालगिरह तकरीब माधवीनगर कॉलोनी में मुनक़िद हुई। औलिया तलबा और स्कूल के इंतजामिया ने बच्चों के साथ अपनी खुशियां शेयर करते हुए उम्मीद जाहिर की कि स्कूली तलबा न सिर्फ अपने स्कूल बल्कि वालिदैन का नाम भी रोशन करेंगे। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कर्नाड संगमा ने रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव से मुलाकात की और दोनों रियासतों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक व ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। संगमा ने बाद-ए-अज़ां अपने ट्वीट में कहा कि KT रामाराव से मुलाकात करके उन्हें बेहद खुशी हुई है। अलवाल सिकंदराबाद में नामालूम अफराद ने बालाकृष्ण नामी एक शख्स को चुराह घोंप कर हलाक कर दिया। पुलिस को सुबह उसकी नाश मुश्तबा हालत में पाई गई। बताया जाता है कि बालकृष्ण, जो कि शादीशुदा था, अपनी बीवी से कुछ अरसे से अलग रह रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल को मुंतकिल किया। अलवाल पुलिस स्टेशन की हदूद में तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से कमसिन लड़की की बरसर मौका मौत हो गई। यह हादसा अलवाल के वजरा इनक्लेव के करीब पेश आया। कार ड्राइवर तेज़ रफ्तारी से कार चला रहा था। मुकामी अफराद के मुताबिक लड़के के वालिदैन ज़रिए माश के लिए अलवाल आए थे और वो 2 सालों से इस इलाके में मुकीम थे। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने नाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस ने CCTV कैमरों के फुटेज के ज़रिए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने आसिफ नगर मंडल के तहत कल्याण लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा 40 दरखास्त गुजारों में चेक तकसीम किए। इस मौके पर मंडल रेवेन्यू ऑफिसर के अलावा मजलिस कायदीन की बड़ी तादाद उनकी हमरा थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सदर मोहतरम जनाब नकीम मिल्लत बैरिस्टर असद साहब की हिदायत पर हल्का कारवान और आसिफ नगर मंडल के कल्याण लक्ष्मी के करीब 40 चेक को दिया गया। मैं इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में, चाहे वो आसिफ नगर मंडल हो या गोलकुंडा हो या शेखपेट मंडल, इन 3 मंडल हल्के कारवान को आते हैं। इंशाअल्लाह करीब में शादी मुबारक वो कल्याण लक्ष्मी की गोलकुंडा और शेखपेट के अंदर भी देना बाकी है। इंशाअल्लाह करीब में दिया जाएगा। मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ, पिछले 2-3 महीने पहले जो अपने मकानात के पास हो या जहाँ पर भी
शादी हुई आपके करीबी मी सेवा पर जाकर ऑनलाइन कराएं। इंशाअल्लाह आप तमाम को जल्द से जल्द दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आज के प्रोग्राम के अंदर मोहतरमा साहिबा, हमारे आसिफ नगर के तहसीलदार मैडम और मेरी जमात के सदर मोहतमदीन और ज़िम्मेदार यहाँ पर शामिल थे। मैं इस मीडिया के ज़रिए फिर एक मरतबा अपील करता हूँ आवाम से, चाहे वो आसिफ नगर मंडल हो या शेखपेट हो या गोलकुंडा हो, जो अपने मकानात के करीब में जो मी सेवा है जाकर वहाँ ऑनलाइन कराए। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द दिलाने की कोशिश। शुक्रिया। इंस्पेक्टर पुलिस मशराबाद जहांगीर यादव ने हरिनगर मशराबाद में वाक़े दरगाह हज़रत शेख दाऊद रहमतुल्लाह अलैह पर हाज़िरी दी और फूल चढ़ाए। उन्होंने कहा कि उन्हें बुजुर्गान दीन से बड़ी अकीदत है और वो अक्सर व बेशतर दरगाहों पर हाज़िरी देते हैं। दरगाह कमेटी के सदर रेहान खान और TRS रामनगर डिवीज़न के नायब सदर वाहिद अली ने इंस्पेक्टर जहांगीर यादव का खैर मकदम किया। सदराबाद पुलिस ने एक मुसाफिर के 15 लाख रुपए का सरखा करके फरार हो जाने वाले कैब ड्राइवर को वाक़े के 8 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस शमशाबाद जगदीश्वर रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि जड़मटला की बैंक कॉलोनी का एक अकाउंटेंट बालानगर ज़िले महमनगर कैब में जा रहा था। मेलारदोपल्ली के करीब रास्ते में उसने ज़रूरत महसूस की और कार को रुकवाया। इसी दौरान ड्राइवर राजू कार लेकर फरार हो गया, जिसमें 15 लाख रुपए रखे हुए थे। पुलिस मेलारदोपल्ली ने जगदीश्वर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया था। సో ఇమ్మీడియట్గా స్పందించి SOD సిబ్బంది, మన SHO మేలార్దనపల్లి నరసింహ, వాళ్ళ టీం, SOD టీం వాళ్ళందరినీ నా హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నా. వాళ్ళకి సూటబుల్ రివార్డ్స్ విల్ బి గివెన్. బాగా పనిచేశారు. ఈ విధంగానే ప్రజలు కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, సింగిల్ లేడీ పోతున్నప్పుడు కానీ జెంట్స్ కానీ హెవీ క్యాష్ క్యారీ చేస్తున్నప్పుడు కొద్ది జాగ్రత్తలు పాటించాలి. ఏడబడితే ఆడాపి మూత్రాలకు పోవడం, వాని మీద భరోసా పెట్టేసి ఏదో మనకు నమ్మకంతో వెళ్ళిపోవడం. అదృష్టానికి దొరికింది. క్యాష్లో ఏమవుతుందంటే, మీకు బాగా చూస్తే మీరు వాళ్ళు విపరీతమైనటువంటి వ్యసనాలతో ఖర్చు పెట్టేస్తారు. మనకు వ్యక్తి దొరికిన తర్వాత చాలా కేసులలో క్యాష్ దొరకడాలు కూడా మీరు చూసి ఉంటారు, తక్కువ దొరుకుతాయి. ఇట్లాంటివి ఎన్నో మనం ఫేస్ చేసినాం. కాబట్టి ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఇట్లాంటి సంఘటనలకు ఒక జరిగినప్పుడు అయ్యో మనకు కూడా అవకాశం ఉంటుంది. ఓన్లీ వాడు క్యాష్ చేసింది ఏంటంటే, ఇందులో క్యాష్ ఉంది, మాట్లాడే విధానం బట్టి రెడీ ఉంచండి, ఇలా పైసలు వంచుదాం. ఎందుకంటే ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ కాబట్టి సూర్యవంశీ ఈ కాటన్ మిల్లో ఈరోజు శాలరీస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డే ఉంది. సో ఈ విధంగా మనకు వాడు ఇమీడియట్గా వితిన్ మ్యాక్సిమం 9 o'clock అయింది. by 4 ఈజ్ ఇన్ అవర్ కస్టడీ విత్ టోటల్ క్యాష్. సో ఐఎమ్ రియల్లీ అప్రిషియేటింగ్ ది ACP రాజేంద్ర నగర్ అండ్ హిస్ టీమ్, SOD అండ్ హిస్ టీమ్. 3 సార్లు తీసుకుపోయి టెలిఫోన్ నెంబర్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుని ఇద్దరు నిన్ననే కాల్ చేసి, రేపు మనకు కాటన్ మిల్ పోయేది ఉంది, నువ్వు రెడీగా ఉండు అని. ఈడుండే జగదీగుట్ట జగదీశ్వరరావు ఉండేది, ఇతను సుచిత్ర దగ్గర. సో అక్కడ సుచిత్ర దగ్గరికి వచ్చి ఆయన్ని వచ్చి ఎక్కించుకొని వచ్చేసిండి. ఎందుకంటే దగ్గర కాబట్టి, బాగా మాట్లాడుకుంది కాబట్టి పాత పరిచయం కూడా ఉంది. మీరు ఎప్పుడైనా చూడవచ్చు. ఇప్పుడు మేము ఢిల్లీకి పోయినప్పుడు మేము కూడా పాత నెంబర్లు పెట్టుకుంటాం. అర్జెంట్గా ఎవరైనా ఉన్నట్టు ముందే చెప్పి అక్కడ ఉండమంటాం. ఎందుకంటే అప్పటికప్పుడు కొన్ని బండ్లు దొరకవు. సో ఇతను పరిచయం ఉన్నాడు కాబట్టి 3 సార్లు పోయింది కాబట్టి మనుషులు గుర్తుపట్టుకుంటారు. నెంబర్, టెలిఫోన్ నెంబర్ ఎక్స్చేంజ్ ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఇట్లాంటి కేసులు ఛేదించడం కూడా కొన్నిసార్లు కష్టసాధ్యమవుతుంది. కొన్ని క్లూస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా అతను ఏదో వేరే స్టేట్కో ఇంకోటి వెళ్ళిపోయే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ మధ్యలో మీరు ఎయిర్పోర్ట్లో కూడా చూస్తూ ఉన్నారు. వాడు చైన్ స్నాచింగ్ చేసి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ బోర్డ్ అయ్యిండు. ఒక్క 5 నిమిషాల ముందు ఎందుకు వాళ్ళని లిస్ట్ వెరిఫై చేస్తూ ఉంటే ఈ పేరుగాలు కూడా అలా ఉంటే లోపలికి పోయి మనం డిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. అది ప్రాసెస్ ప్రకారం ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీస్ రూల్స్ ఒప్పుకో వాళ్ళకి ఇట్లా వీడు చేసిన పాపం. हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 1109 नए केसेस दर्ज हुए। इस तरह अब तक इस वबा से मुतासर होने वालों की तादाद 4,30,33,000 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत में 43 नई अमवात हुई हैं।